नाम है राजीव बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सियाराम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, konnichiwa, ni hao. Konnichiwa is in Japanese, of course. Ni hao is hello for Chinese. Pradeep ji. Amariyako Jambo for our viewers in East Africa, South Africa. And everywhere else. Yes, sir. And everywhere else, wherever Swahili is spoken. And isn't that wonderful? The whole world joined together by the internet and everybody can see us anywhere in the world. Yes, YouTube has made it so easy. Earlier वो पूरे आपके सर satellite investment and the entire K-band and the U-band and what bands. Gee. That you need to have a separate bands for every, I think, continent. That's right. And yeah, and you need to have separate jumping satellites. Yes. Wherein yes, your signal needed to be, sent from one satellite to the next, to the next, to the next, so that people get the picture somewhere else. And right now, boom, all that is gone. It's only the content which is king. Content exactly is king. That's it. Yes. अगर आपका कंटेंट अच्छा है लोग आपको देखेंगे और नहीं है तो जयराम जी की सीधी सादी बात है. So do you think now the content of the BJP is all right? I mean they're sticking to their game plan. मतलब Hindu versus Muslim. That's it. Sir, the last time they did it in Karnataka. जब सिर्फ हनुमान जी के बात कर रहे थे कि अलग अलग चीज हिंदू वर्सेस मुस्लिम बात कर रहे थे. So that was the time when really they couldn't do it. हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि मोदी जी इस पे क्यों इतना because he usually doesn't waste so much time on this. He is making it totally a Hindu Muslim. जहाँ हनुमान जी आए, बजरंग बली हो गए, सब कुछ हो गए और कांग्रेस जीत गई. And they lost Karnataka. कांग्रेस जीत गई. तो निजाम साहब से पूछते हैं, निजामुद्दीन रहीम कांग्रेस के इस वक्त हमारे साथ हैं, तो इस बार भी क्या वही हशर होने वाला है? निजामुद्दीन रहीम साहब नमस्कार. नमस्कार सर. कैसे हैं सर? नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी. आप बड़े खुश होंगे सर, पहले दो चरण जो हैं वो तो बहुत ज़बरदस्त रहे. सुनने में ये आया है बीजेपी ज़रा प्रेशर में है. आपको भी क्या ये खबर मिली है? यस, बिल्कुल पूरी लिस्ट के साथ आई सर, कहाँ क्या हो रहा है जी. बहुत बढ़िया तरीके से दोनों फेज के चुनाव में इंडिया अलायंस को बढ़त है हर जगह जी. कहीं भी कोई टेंशन नहीं है सर जी. और सबसे बड़ी बात इस बार ये रही कि ध्रुवीकरण का कोई मुद्दा बीजेपी के हाथ नहीं आया. जितनी भी जगहों पर उन्होंने ध्रुवीकरण करने की कोशिश किया, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश किया, उस सब में फ्लॉप गए. क्योंकि ये चुनाव पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता वर्सेस नरेंद्र मोदी हो गया है. जनता चुनाव लड़ रही नरेंद्र मोदी के साथ. निजामुद्दीन जी, मगर प्रॉब्लम कांग्रेस के अंदर है. आपका खुद के पार्टी के लोग कहते हैं कि आपको माइनॉरिटी के वोट चाहिए. यू वांट द वोट्स ऑफ माइनॉरिटी बट यू डोंट वांट माइनॉरिटी कैंडिडेट्स. आप माइनॉरिटी कैंडिडेट्स नहीं चाहिए आपको. आप सेक्युलरिज्म के बात करते हो, आप बीजेपी पे आरोप लगाते हो. आपके साथ माइनॉरिटी वोट्स है, आपके पास मुस्लिम वोट्स आता है, सेक्युलरिज्म के झंडा लेके आप घूमते हो. बट जब टिकट देने के बाद आते हैं आप नहीं देते मुसलमान कैंडिडेट्स को. आपने नसीम खान को नहीं दिया कैंडिडेट, डिजर्विंग कैंडिडेट था. नसीम जी खुद कहता कि डिजर्विंग है. और पूरे कुर्ला, बैंड्रा, कलीना इस क्षेत्र में सभी मुसलमानों का इच्छा था कि नसीम खान को कैंडिडेट टिकट देना चाहिए था. आपने नहीं दिया. तो इसका दोष आप पे कि आप सिर्फ मुस्लिम वोट चाहते हो, मुस्लिम कैंडिडेट्स को आप भी नहीं देते. निजामुद्दीन जी नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए क्या है, राजनीति में जब भी हम अकेली पार्टी लड़ते तो हमने हमेशा दिया है. कांग्रेस ने हमेशा माइनॉरिटीज के लोगों को वोट टिकट दिया है. क्योंकि जब हम एलआई है 3, 4, 5 दलों के, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या होती है. और जहां तक सवाल है कि माइनॉरिटीज के लोगों को नहीं देने का, सिर्फ कांग्रेस ही है जिसने माइनॉरिटीज के लोगों को दिया. बाकी किसी में दम नहीं है कि वो माइनॉरिटीज के भरोसे खड़े हों या माइनॉरिटी के. लेकिन ये हकीकत है कि जिस तरह से माइनॉरिटीज के लिए होना चाहिए वो थोड़ा बहुत 19-20 होता है.
लेकिन राजनीति में इसे बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बना सकते, क्योंकि कांग्रेस जो है पूरी ईमानदारी के साथ माइनॉरिटीज के साथ देश में खड़ी है, और माइनॉरिटीज भी ईमानदारी के साथ जो है इस वक्त राहुल जी और कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी तो है। आज तो इसलिए छोटे मोटे मुद्दे जी। होते रहते हैं, तो आज अनाउंसमेंट हो तो रही है इसमें सर? कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। निजाम साहब, आज अनाउंसमेंट होने वाली है क्या कि राहुल गांधी जी अमेठी से भी लड़ रहे हैं? हम तो इंतजार कर रहे हैं। यस, 100% वो भी और प्रियंका जी दोनों लड़ रहे हैं सर। क्या बात है सर, वंडरफुल। दोनों लड़ रहे हैं, अमेठी से भी लड़ रहे हैं और रायबरेली से भी लड़ रहे हैं। क्या बात है सर, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार उत्तर प्रदेश में हम बहुत जबरदस्त तरीके से रिटर्न हो रहे हैं, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। निजामुद्दीन जी, आपका कांग्रेस का एक्सरे मशीन बहुत प्रसिद्ध हो गया है। आपका एक्सरे मशीन घर घर घूमेगा, एक्सरे मशीन घर घर तिजोरी ढूंढेगी, घर घर एक्सरे मशीन मंगलसूत्र को लेगा, स्त्री धन को लेगा। एक्सरे मशीन बहुत चर्चा में है। मोदी साहब वो एक्सरे मशीन का इतना भोंगा बजा दिया पूरे देश में कि लोग डरने लगे मैनिफेस्टो से। निजामुद्दीन जी, ऐसा है कि मंगल सूत्र छीनने का काम मोदी जी ने किया। 25,000 30,000 रुपए तोले के सोनों को उन्होंने पहुंचा दिया 75-80 हजार। तो अब तो लोग मंगल सूत्र भी नकली पहनेंगे, बेचारे कहां से लाएंगे? और इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार उनकी पॉलिसीज हैं जो आज इस तरह की महंगाई के हालात हैं। आदमी को 2 वक्त का खाना मिल जाए वो बड़ी बात है, दूसरी चीजें सोच ही नहीं सकता। तो इसके जिम्मेदार वो खुद हैं, क्योंकि वो जो ध्रुवीकरण या बेईमानी का उनका काम था वो सब लोगों को समझ गया है। किसी भी चीज को धूर्त बनाने के लिए एक मौका काफी होता है। अब तीसरा मौका कोई देना नहीं चाहता उनको को देश धूर्त बने, क्योंकि जिन जिन चीजों का उन्होंने वादा किया था सब जुमला हो गया। आज भी वो नेहरू जी और पाकिस्तान और मुसलमान के नाम से ही जी रहे हैं। अब ये तीनों पोल भी खुल गई है, लोगों को समझ आ गया है कि ये हमारे दुश्मन नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने कोई काम किया नहीं है, खाली इन्हीं लोगों के भरोसे वो बैठे थे कि इस बार भी हम ध्रुवीकरण कर लेंगे। लेकिन इस बार की जनता इतनी समझदार है, उसने एक एक चीज का आंकलन खुद किया है, और जो नया वोटर आया है वो चाहता है कि बदलाव हो। तो इसमें इस बार साफ हो रहे हैं वो। पहले दोनों फेज में उनके चेहरे, उनकी लैंग्वेजेस से आपको पता चल गया होगा कि एक देश का प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, क्या आपको लगता है कि इन 50-75 सालों में जितने लोग प्रधानमंत्री हुए इस तरह की भाषा का किसी ने इस्तेमाल किया? स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी इस सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते रहे। नेहरू जी की तो बात ही और थी, जितनी मिठास से वो बात करते थे। इंदिरा जी इतनी कड़क लीडर थी, उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भाषा का संयम नहीं खोया। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्या ये इस देश की गरिमा को शोभा देता है क्या? उन्होंने ये कहा है निजाम साहब कि आप मंगल सूत्र लोगों का, औरतों का मंगल सूत्र छीन करके घुसपैठियों में बांट देंगे, उनमें बांट देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं। ऐसा कहा गया सर। तो सर सबसे ज्यादा बच्चे तो मोदी जी खुद ही, कि मोदी जी को अपने पिताजी से पूछना चाहिए था कितने बच्चे उन्होंने क्यों पैदा किया। मोदी जी से 6-7-8 भाई बहन हैं मोदी जी, और सब रिकॉर्ड पर हैं। तो मोदी जी स्वयं अपने पिताजी से पूछे स्वर्ग में, क्योंकि उनको तो स्वर्ग के बारे में भी पता है ना, वो तो अंतर्यामी है, वहां भी पूछ सकते हैं कि आपने इतने बच्चे क्यों पैदा किया। और इस तरह की बात करना देश में किसी प्रधानमंत्री को शोभा देता है क्या? ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि औरतों का मंगल सूत्र लूट लेगी कांग्रेस, कि भाई पिछले 60 साल में तो नहीं लूटा, अभी कैसे लूटेगी सर? नहीं सर, वो उनके पास अब कोई, सर उनका जो दावा था कि हम 400 से पार कर रहे हैं, वो दावा हो गया खोखला, वो पागल हो गए हैं। अब उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका को मिला के भी 400 नहीं बन रहा है, तो जब वहां से मिला के भी नहीं बन रहा है तो अब उनको इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है। आपको याद होगा कि जब नोटबंदी हुई थी तो आपने देखा कि हमारे जो घरों में हमारी माता बहनों ने कुछ पैसे, कुछ जेवर, कुछ रखे थे, वो किसके दौर में बिके? जी। कोविड और नोटबंदी के दौरान ही सारे जेवर बिके सर घरों से।
तो ये इसकी जवाबदारी भी तो उन्हीं की है ना। उन्होंने जिस महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, उस महिला सशक्तिकरण को बर्बाद करने का काम मोदी जी ने किया। जब घर की लक्ष्मी 50 साल से उसके अंडर में पैसा पड़ा रहता था, और जब तकलीफ के वक्त में अपने परिवार के लिए यूज करती थी वो महिला, किसी भी समाज धर्म की हो, मैं सिर्फ एक की बात नहीं करता, इन्होंने उनको किस तरह से बेइज्जत करके उनके पैसों को उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर घरों में फूट डालकर उनको बर्बाद किया। आज उनको मंगलसूत्र याद आ रहा है, तो अपनी बीवी का मंगलसूत्र क्यों नहीं याद करते? क्योंकि वो उस देश की महिला नहीं है क्या? वो जो उनकी धर्म पत्नी है, क्योंकि उन्होंने तो एक्सेप्ट किया है ना कि धर्म पत्नी है मेरी। उन्होंने पिछली बार चुनाव वाले में पहले एफिडेविट में उन्होंने नहीं किया था फर्स्ट टाइम, सेकंड को उनको लगा कि हमारा पर्चा खारिज हो जाएगा, तो उन्होंने सेकंड में एक्सेप्ट किया। और जब एक्सेप्ट किया तो आपने उनके मंगलसूत्र की कितनी रक्षा की। लेकिन इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? ना सर आज मीडिया निजाम साहब, जैसे प्रदीप जी अभी बोल रहे थे जैसे प्रदीप जी अभी बोल रहे थे कि इन्होंने यही चीज कर्नाटक में कोशिश करी थी बहुत, कर्नाटक चुनाव में, असेंबली के चुनाव में, हनुमान चालीसा को लेकर के, बजरंगबली को लेकर के, और कांग्रेस वहां की जनता ने जवाब दिया ना सर। जी जी। तो इस बार क्या कुछ अलग प्रभाव पड़ेगा इसका सर? देखिए वो जितनी भी चीजें हैं सर, जिन जिन मुद्दों को प्रधानमंत्री ने उठाया, महिलाओं के विषय में उन्होंने सुरक्षा की बात की, तो क्या मणिपुर की बहनें महिलाएं नहीं थी इस देश की? अगर प्रधानमंत्री को शर्म हो तो ऐसे विषय उठाने नहीं चाहिए। अगर इस देश में कोई रहता है तो वो इस देश का नागरिक, चाहे वो मणिपुर में रहे, चाहे गुजरात में, चाहे कर्नाटक में, चाहे राजस्थान में, दोनों का खून अलग है कि एक गुजरातियों का खून है, एक दूसरा खून है। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके या इस तरह की चीजों को लाकर धोखा देने वाली बात है सर। इसलिए कर्नाटक के लोगों ने इनको नकारा, उन्होंने बजरंगबली को नहीं नकारा। बजरंगबली में आज भी उनको उतनी ही आस्था है, लेकिन के नाम पर वो गए थे, बजरंगबली ने अपने गदा का प्रयोग इनके लिए कर दिया, वो गदा उल्टा हो गया, इसलिए इनको ये तकलीफ आ गई। अब वही हाल भगवान श्री राम का हो रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम को ये कह रहे हैं कि मैं लेकर आया, और बीजेपी की आईटी मीडिया का जो इनका डिपार्टमेंट है और इनके जो अंधभक्त हैं वो कहते हैं कि मोदी जी भगवान राम को लाए। अब इससे बड़ी घटिया बात क्या होगी कि भगवान राम सृष्टि के रचयिता है, पूरी दुनिया को लेकर आए। तो अब इनको तो भगवान में भी विश्वास नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो मुद्दा भी वहां के सारे यूपी वालों ने इसको नकार दिया। 2 ट्रम्प के चुनाव में भी 2 पार्ट जो हुए हैं उसमें राम मुद्दा कहीं आया ही नहीं। उन्होंने कहा ये आस्था का प्रश्न मगर अभी प्रियंका गांधी राहुल गांधी अयोध्या शायद जाने का चर्चा है कि राम जन्मभूमि जाएंगे अयोध्या। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी रहते हैं, सोनिया गांधी रहती हैं, और प्रियंका ने तो अभी घर बना लिया अपना जो वहीं लखनऊ में, अब तो परमानेंट हो गई, वो उत्तर प्रदेश की नागरिक है वो। अगर वो अयोध्या राम लला का दर्शन करें तो इसमें बुराई क्या है? क्योंकि वो तो कट्टर हिंदू है, बिल्कुल वो शिव की उपासक हैं, वो राम के उपासक हैं, वो जो है राजनीति में सब लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन व्यक्तिगत धर्म तो उनका हिंदू ही है ना। तो वो जाएंगे तो कौन रोक लेगा? तो इसलिए उनका जाना बच जाएंगे। अब उनके देखिए ऐसा है कि अब ये मुद्दा नहीं रहा प्रदीप जी, अब मुद्दा ये रहा, जनता तलाश रही है कि जो आपने विकास किया था, वो 15 लाख दे रहे थे, टीचिंग का जॉब दे रहे थे, लोगों को नौकरियां रहे, अब तो लोग मुद्दा तलाश कर दे रहे हैं मोदी जी को कि अग्निवीर में बाप जो है नौकरी करेगा, बेटा रिटायर होके आ जाएगा। अब बाप बेटा सवाल पूछ रहे हैं सरकारों से। आपको राजस्थान के राजपूतों ने पूरा खुलकर कह दिया कि ऐसी योजनाओं को लाने से क्या होगा जिसमें बाप बेटे तबाह हो जाएं। तो ये चीजें तो मोदी जी को सोचना चाहिए। ये तो तुगलक है, तुगलक, कभी दिल्ली राजधानी, कभी दौलताबाद, इनको सिर्फ निजामुद्दीन जी, केरल में जबरदस्त इम्पैक्ट था राहुल गांधी जी ने जबरदस्त इम्पैक्ट किया था केरल में। गए बार वहां राहुल गांधी जी लड़ने से आपने पूरा केरल स्वीप किया था, कांग्रेस ने पूरा केरल स्वीप किया। 20 में से 19 आप और आपके अलायंस 15 सीट आपको मिला था। मगर चुनाव से पहले ऐसे एक चर्चा शुरू करने से हम पूरे पार हैं 20 के 20,
यस इस बार हम नहीं यही बात पे आ रहा इसके हूं। बीच आप सीट ला किसी रहे ने ये चर्चा किया कि राहुल गांधी अमेठी जाने वाला है, तो क्या ये बात जो चली चुनाव से पहले क्या आपको इफेक्ट करेगी? जो 19 सीट्स लाए उसे कम होगा कि आप जो 20 के 20 निकालने की बात? देखिए, किसी भी राजनेता को इस बात का अधिकार है, लोकसभा का चुनाव देश में कहीं भी लड़ सकता है। अब उनकी परंपरागत सीट पर पिछले चुनाव में तरह की धांधली वहां कराई गई सरकारों के माध्यम से, उनको जबरन अपनी परंपरागत सीट पर चुनाव लड़ते हैं। कि इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उनको लगता था कि उत्तर प्रदेश हमारी बपौती है। इस बार उत्तर प्रदेश के 80 में से 40 सीटें हार रहे हैं इस बार मोदी जी। इस बार जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो 40 के आसपास लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहा है सर। कल के जो 2 पार्ट के चुनाव हुए हैं, कल और पहले टर्म में, उसमें मोदी जी पूरे तौर से फ्लॉप गए हैं और योगी जी सिवाय पसीना पोंछने के दूसरा रास्ता नहीं गुजरा है। अब वो लोग नीचे नहीं आए, सुनने में आया, सुनने में यही आया है। और दूसरी चीज क्या हुई है, इसी के ऊपर मैं आ रहा था आपके पास, वो पुरुषोत्तम रूपाला साहब की जो स्टेटमेंट है, लोग क्या डिमांड कर रहे थे, ठाकुर राजपूत समाज क्या डिमांड कर रहा था? सिर्फ एक ही चीज डिमांड कर रहा था कि पुरुषोत्तम रूपाला जी ने इतना वाहियात वक्तव्य दिया राजपूतों और ठाकुरों पे, तो उसको राजकोट से टिकट ना दी जाए। अब ये जिद पे अड़ गए, उनका साहब नहीं देनी हमें, हम तो इन्हीं को देंगे। जिसकी वजह से क्या हुआ है, सुनने में यह है कि या तो ठाकुर राजपूत समाज वोट करने को नहीं आया है, और जो वोट करने को आए हैं उन्होंने शायद बीजेपी को वोट नहीं दिया है इस बार। यस, और उन्होंने तो महापंचायत बुलाई राजपूतों की, और महापंचायत में ये तय किया कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे जी। अग्नि के ऊपर कसम खाई जी, बिल्कुल। यस, तो उन्होंने ये इसीलिए किया क्योंकि उनको इस बात का विश्वास हो गया है कि ये राजपूतों के भी हितैषी नहीं है। पहले ये होता था कि सवर्ण कास्ट के लोगों के साथ बीजेपी खड़ी है, अब तो बीजेपी जो है सिर्फ दलालों के साथ खड़ी है। अब वो एक चीज है निजाम साहब, देश के साथ नहीं खड़ी है। जो पहले 2 फेज के इलेक्शन हुए ना, दलालों के साथ खड़ी है, जो पैसा ला के दे या गुंडागर्दी से पैसा वसूल सके या दलाली का काम कर सके, दलाली करने वालों के साथ आज बीजेपी खड़ी है, देश के साथ नहीं खड़ी। लेकिन एक चीज हुई है सीमाओं की हालत आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक चीज हुई है निजाम साहब, देख रहे हैं आप, मार्केट में हमारी बहनों की सुरक्षा की हालत देख रहे हैं, मणिपुर की हालत देख रहे हैं। जितनी जगहों पर आप जाएंगे हर जगह आज बीजेपी फ्लॉप होती दिख रही है। और ये भी सुनने में आया है, मुझे मालूम नहीं कितना सच है इसमें, क्योंकि हमें तो सेकंड हैंड वर्षन ही मिलती है ना, जो आप अपना रिपोर्टर है यूपी में या कोई, ये वही बोलता है ना। सुनने में ये आया है कि वापस ब्राह्मण समाज जो है वापस आ गए कांग्रेस की तरफ, ब्राह्मण भी वापस आ गए कांग्रेस की तरफ, मुसलमान तो आ ही गए हैं। अब ठाकुर राजपूत ब्राह्मण और निषाद भी, तो मतलब पुराना कॉम्बिनेशन वापस आ गया लग रहा है जी निजाम साहब। ये चमत्कार कैसे हो गया? देश में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, देश में हर चीज हर आदमी की आवश्यकता है। खाना सबको चाहिए सर, सुरक्षा सबको चाहिए, खेती में पैदा होने वाले अनाज का सही तरीके से इस्तेमाल हो, किसान खुशहाल हो, छोटा व्यापारी खुशहाल हो, तो सब एक साथ में रहने वाले हैं। इन्होंने सबको बांटने का काम किया, अपर को भी, लोअर को भी, गरीब को भी, अमीर को भी, सबको बांटने का काम किया। लूटने और कर्ज माफ करने का 2 काम इन्होंने उन 2 बंधुओं के लिए किया, बाकी देश के लोगों को बर्बादी के लिए छोड़ दिया। तो लोगों को ये लगने लगा कि कांग्रेस के शासन में हमको क्या नुकसान था, हमने क्यों कांग्रेस को हटाया। अब वो अपने पश्चाताप के लिए सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था भी ये तोड़ रहे थे। सामाजिक व्यवस्था, इन्होंने हिंदू धर्म को तोड़ा, सनातन का जितना अपमान मोदी और मोदी मंडली ने किया, इतना अपमान कभी सनातन धर्म का किसी ने नहीं किया। भारत के इतिहास में आप पढ़ के देख लें, आज जिस तरह से मंदिर के इश्यूज पर हमारे जगत शंकराचार्यों की बात सुनी नहीं गई और दूसरी बहुत सारी बातें आई, तो निजामुद्दीन जी, मगर ये जनरल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन में राष्ट्रवाद राष्ट्र सुरक्षा, मोदी जी का कहना है, अमित शाह का कहना है कि राष्ट्रवाद राष्ट्र सुरक्षा। जयशंकर जी हाल ही में कहा कि टेररिज्म का रिटेलिएशन कांग्रेस नहीं कर पाया,
26/11 में कांग्रेस ने देश को देखिए, कांग्रेस देश ने का जो जो- उपेक्षा था कांग्रेस उससे ने जो उन्होंने कर दिया, पाकिस्तान पे हमला कांग्रेस करते ने हुए जो कर दिया, वो दुनिया- कब मोदी जी ने चेंज कर दिया है। मोदी जी ने घर में घुस के मारने के जो स्टाइल, मोदी नया जी ने- स्टाइल लेके आया है, तो वहां दुनिया आप लोगों को में कैसे जो- कन्विंस करोगे निजामुद्दीन जी? कैसे लोगों को कन्विंस करोगे कि कांग्रेस राष्ट्र सुरक्षा में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? देखिए, राष्ट्र सुरक्षा में कांग्रेस ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। आप जो है अटल जी के दौर से लेके इनके दौर की जितनी घटनाएं हैं उस पर सर्च कर लीजिए। हाफिज सईद को छोड़ने कौन गया था? कांग्रेस वाला गया था। हाफिज सईद जब वो आया था आतंकवाद का इशू लेकर, जब यहां वो जेल में बंद था, उसको छोड़ने कौन गया था? कांग्रेस वाले गए थे कि नेहरू जी स्वयं आए थे उनको ले जाकर छोड़ने? हवाई जहाज में पैसा सोना भरकर और आतंकवादी को ले जाकर पाकिस्तान की धरती पे देने का काम किसने किया? तो सुरक्षा की जो जवाबदारी थी उसको उन्होंने निभा किया क्या? अपनी गलतियों के को दूसरे के सर थोप नहीं सकते। अब वो दौर नहीं है। इनकी बेईमान मीडिया 26/11 का चर्चा करते हैं जयशंकर जी। 26/11 कितना दिन बचाएगी सर? सत्यता सामने दिख रहा है। सोशल मीडिया पर सारी उनकी कहानी को उलट कर 2 मिनट में रख देते हैं। आपने पहला सवाल अभी किया था ना वो बच्चों वाला, कि वो सारे घुसपैठिए हैं और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले। इनके सारे नेताओं का भविष्य देख लीजिए ना सर, कि कितने लोग इनके घर में पैदा हुए। लेकिन सर तो ये इस कहने तरह की की आवश्यकता बातें क्या करके- पड़ रही है? नहीं, मेरा कुछ और है सर। सर आप भी कांग्रेस में हैं, वो बीजेपी में हैं। मेरा ये कहना है तो सब हिंदुस्तानी यहाँ पे इंडियन है ना सब लोग। Yes. तो ये कहने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? मतलब ये इसलिए पड़ रही है सर, कि अच्छा नहीं है। नफरत, सर वो चाहते हैं कि नफरत पैदा हो और ध्रुवीकरण हो जाए दोनों समाज के बीच। तो जैसे पहले ध्रुवीकरण से इन्होंने धोखा देकर देश को गुमराह करके वोट लिया और सरकार बनाई, वो चाह रहे हैं कि चूंकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो देश के सामने रख सके। अगर देश के सामने काम रख सकते तो ये इस तरह की बातें क्यों करते? आप सोचिए कि मुंबई जैसे शहर में, दूसरे जैसे शहरों में इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं सर। कश्मीर में कैंडिडेट नहीं मिला, मुंबई में अभी तक इनकी 2 सीटों के कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए। तमाम फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों के यहाँ वो गए थे, वो गोविंदा के यहाँ से पहले गए, उनको दूसरी पार्टी में शामिल कराया। माधुरी जी के यहाँ गए थे कि आप चुनाव लड़िए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। स्वयं जो है अमित शाह जी गए थे, उसने मना कर दिया। तो आज तो ये हालत है कि टोटे पड़ रहे हैं सर। और ये तो कांग्रेस की बदौलत, जो कांग्रेस से भागे हुए लोग हैं वो उनके यहाँ कैंडिडेट हो गए, नहीं तो उनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं था देश में। मनमोहन सिंह का जो बयान है, बार बार बीजेपी हाईलाइट कर रहे हैं, मोदी जी हाईलाइट कर रहे हैं कि इस नेचुरल रिसोर्सेज का पहले हकदार मुसलमान है। और बीजेपी ने वही कहा कि ओबीसी का रिजर्वेशन भी मुसलमान को देंगे, रिसोर्सेज भी मुसलमान को देंगे। मगर घूम फिर के मुंबई में एक टिकट भी आप नसीम खान को नहीं दिए। बहुत चिंता का विषय है। ऐसा है कि आरोप लगाना बहुत आसान है। अगर जो है प्रधानमंत्री का पुराना भाषण जिसमें उन्होंने कहा है, अगर उसकी पूरी क्लिप सामने दिखा दीजिए तो सब अपने आप पिक्चर क्लियर हो जाती है कि मनमोहन सिंह जी ने इस तरह की बातें नहीं की हैं। और उन्होंने कलेक्टिवली सारे लोगों को मिलाकर बातें की थी। हमने वो वीडियो सुने हैं, उनके भाषण सुने हैं, वो सब इस देश में रिकॉर्ड में है। मोदी जी से बड़ा झूठा ना इस सदी में पैदा हुआ ना अगले सदी में कोई पैदा होगा। ये तो मैं खुद नहीं कह रहा हूं, बीजेपी वाले तो दर्जनों संतों के वीडियो हमने देखे हैं। निजाम साहब, आपके मुताबिक इस बार भारतीय जनता पार्टी को क्या 370 प्लस सीटें मिल रही हैं? वो कह रहे हैं ना कि बीजेपी को अपने बलबूते पे 370 और एनडीए को 400 पार। ऐसा है सर, अगर ये 200 सीट पा जाए पूरा एनडीए मिलके 200 सीट, तो बहुत बड़ी बात होगी कि लोकतंत्र में बदलाव नहीं हुआ। ये 200 भी नहीं पहुंच रहे हैं सर। अभी जो 2 फेज के इलेक्शन हुए, एक फेज में तो पूरी ताकत बीजेपी की थी ना। इस पहले फेज में जो चुनाव हुआ है, जहां विदर्भ में, महाराष्ट्र में जितनी सीटें, सब पर इनका कब्जा था ना। अब की बार ये 0 हो रहे हैं सब जगह सर। ये खुद कह रहे हैं कि हम हर जगह हमारी सीटें कम हो रही हैं, हमारे वोट के परसेंटेज कम हो रहे हैं। तो 400, 300, 500 का आंकड़ा तो बेवकूफ बनाने वाला है ना सर। तो अगर मंगलसूत्र काम नहीं कर रहा है तो राहुल गांधी जी ने कहा है कि अब मोदी जी जो हैं वो स्टेज पे खड़े होकर रोएंगे भी।
अब तो और अब वो पाकिस्तान भी जाएंगे और चाइना भी जाएंगे, ऐसा कहा है राहुल गांधी जी ने कहा है। सर बहुरूपिया जो है वह कोई भी रूप धर सकता है, बहुरूपिया कोई भी रूप धर सकता है। रोने की कला में वो माहिर हैं, वो तो कितनी बार रोए, लेकिन अब वो रोने का असर भी खत्म हो गया ना सर। अब रुदाली के लिए इनको आने की जरूरत नहीं, रुदाली वाले भी अब पैसा लेकर रो देते हैं। हाथ बदलेगा हालात होगा रुदाली की कहानी, तो रुदाली की कहानी दोहराई जा सकती है। हाथ बदलेगा हालात, योजनाएं जबरदस्त है, मैनिफेस्टो जबरदस्त है, हर चीज जबरदस्त है आपका, महिलाओं का एम्पावरमेंट जबरदस्त है। जो प्रियंका गांधी ने कहा कि हम जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 10 साल के बाद इंप्लीमेंट करेंगे, हम तुरंत इंप्लीमेंट करेंगे। सोशल जस्टिस की बात है 50%, तो बट मोदी जी का कहना ये सब बातें हैं, तिजोरी में इतना पैसा कहां है कि ये सब फुलफिल करें। ऐसा है कि अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि तिजोरी में पैसा नहीं, तो गया कहां? जब मनमोहन सिंह ने सरकार छोड़ी थी तो हमारे ऊपर इतना कर्जा नहीं था। ये तो हमारे यहाँ गांव में कहावत है ना कि कर्जा लेके जो है घी पीने का काम करने का। तो इन्होंने कर्जा देश को लाद कर तबाही पे कर दिया और सारी तिजोरी खाली कर दी। और अब उनको एहसास है कि पैसा कहां से आएगा। राहुल गांधी विजनरी मैन हैं, उन्होंने 2024 से लेकर 2050 तक का प्लान सब रेडी रखा है। इस देश में पैसा भी आएगा, एम्प्लॉयमेंट भी आएगा और इस देश में सुरक्षा भी आएगी। आज तक राहुल गांधी ने किसी चीज पर झूठ नहीं बोला है, जो उन्होंने कहा है वो हुआ है। उनका कमिटमेंट, जो उनका मैनिफेस्टो है, वो राहुल गांधी या कांग्रेस वालों ने नहीं बनाया। उस मैनिफेस्टो के लिए इस देश में 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके, लोगों के बीच जाके संपर्क करके जो मटेरियल्स आए हैं उनमें से बना है मैनिफेस्टो। यानी जनता की जो भावना है, जनता ने जो राहुल गांधी से कहा है उसी चीज को उन्होंने कन्वर्ट करके और उन्होंने बना दिया है। उन्होंने अपना कोई निजाम साहब चलते चलते भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं ज्यादातर ये बोलते हैं कि इस चुनाव के बाद राहुल गांधी हिंदुस्तान से भाग जाएंगे, यहां पर नहीं दिखेंगे। सर जैसे ये बात मैं काफी सालों से सुन रहा हूं, ये बात मैं काफी सालों से सुन रहा हूं। पहले सोनिया जी के लिए कहा जाता था, अब राहुल जी के लिए कहा जा रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, बताएं। सर वो एक ऐसा परिवार है जिसके घर में सिर्फ कुर्बानी देने का जो है एक रिवाज है, एक परंपरा है कि वो देश के लिए वो परिवार कुर्बान होता आ रहा है। और वो जेलों में रहा है उनके बाप दादा से। जब इनके बाप दादा अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे तो उनके बाप दादा जेलों में रहकर भारत की व्यवस्था देख रहे थे और भारत के लिए लड़ रहे थे। और आखिरी तक, जब तक ये धरती में सूरज चांद है, उस खानदान कल की एक परंपरा है कि देश के लिए कुर्बान होते रहेंगे। इनके पास झूठ के पुलंदे के अलावा कुछ नहीं है। ये नेहरू गांधी को गाली देकर बड़े नहीं हो सकते, उनके आदर्शों पे चल के ये बड़े हो सकते थे, लेकिन इन्होंने गांधी की परंपरा को नहीं माना, इन्होंने नेहरू की किसी चीज को नहीं माना। उनको बदनाम करने से बेहतर है कि खुद कुछ अच्छा कर जाते तो शायद लोग इनको याद रखते। ये तो इतिहास के पन्ने में किधर दिखेंगे भी नहीं। नेहरू गांधी ने तो सैकड़ों किताबें लिखी हैं। जी दुरुस्त बात। तो आपके मुताबिक कल हमने बीजेपी 150 जयप्रकाश जी का एक इंटरव्यू पुराना हम देख रहे थे कहीं। जयप्रकाश जी जब बहुत तकलीफ में इंदिरा जी थी, चुनाव हार गई और जनता पार्टी की सरकार आई, तो वो गए थे इंदिरा जी को मिलने। उनको देखकर वो रोने लगे, कहने लगे कि आप ऐसे भी कैसे एडजस्ट कर सकती हैं और आपको पैसे कहां से आते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे बाप ने इतनी किताबें लिखी हैं कि उसकी रॉयल्टी से मेरा परिवार चलता है, जबकि उन्होंने वो सारी चीजें इस देश को दान किया। आप इलाहाबाद आप गए हैं, आपने देखा है इंदिरा भवन, आपने देखा आनंद भवन, आपने सारे हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी गांधी परिवार ने देश को दिया है। इनकी तरह लेके भागा नहीं है कोई दो राय नहीं। और ये कब भाग जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। ये भगोड़ों के ही सरदार हैं, जितने अब तक भागे हैं इनके कुनबे से गए। तो ये गांधी नेहरू की परंपरा नहीं है। ना राजीव जी कभी इस देश से बाहर जाने की बात किए। जब सोनिया जी आई थी, जब भाषा नहीं समझती थी, जब संस्कार नहीं समझती थी, तब अगर कोई बात होती कि वो चली जाएंगी। अपने पति के मरने के बाद भी सोनिया जी इस देश में रही और एक आदर्श नारी की तरह रही। उन पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सका।
तो ये संस्कार है नेहरू गांधी परिवार का। तो चलते चलते इस बार कांग्रेस 200 पार। सर हम सरकार बनाने जा रहे हैं इंडिया एलआई को लेकर। चलिए, अब कितना हमको जरूरत है हमारी सरकार बनती है ये देख लीजिएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीसरे चरण के चुनाव में आधे बीजेपी वाले पागल होके बाल नोचते हुए नजर आएंगे और उसकी फोटो आप जरूर दिखाना अपने चैनल पे। बस तीसरा अभी जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा, तीसरा वाला अभी पोल चलेगा तो जी। आप देखना बाल नोचते हुए नजर आएंगे। ये हालत हो गई है सर, कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। आप उनकी सभाओं को कवर करके मंगाइए, अगर 10,000 कुर्सी डाली है तो 2,000 लोग बैठे हैं, 8,000 की कुर्सी पीछे खाली है और उनका गोदी मीडिया कह रहा है बड़ी भव्य सभा हो रही है। हमारे यहाँ सर, गर्मी का कुर्सियां मौसम है, नहीं मिल इसलिए रही नहीं आ रहा। सर। 5,000 गर्मी। बुलाते हैं तो 15,000 लोग रोड पे खड़े हैं। निजाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ Thank you, sir. Thank you. ऑलवेज ए प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, रियली वंडरफुल, थैंक यू वेरी Thank मच। नमस्कार। So the first two phases have really enthused the Congress and the India Alliance. They've said that they're winning. सर बट वन मोस्ट एसेंशियल थिंग दैट वी टॉकिंग अबाउट, सर मुस्लिम कैंडिडेट एक भी शायद महाराष्ट्र में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है। नहीं, एक अपेक्षित था कि नसीम खान को यहां से, बिकॉज शी वॉज नॉट फाइटिंग प्रिया दत्त, यहां एक चांस था कि एक मुस्लिम कैंडिडेट को दे, वहां पर नहीं दिया। नसीम खान हैज बीन ऑफेंडेड, ही हैज रिटन लेटर्स एंड ऑल हिज जितने भी मुस्लिम यू कैन से वर्कर्स ऑफ द कांग्रेस, they are finding it difficult to answer the people, and they'll find it difficult to convince the people that ये somewhat- secular values के बात करते हैं। somewhat difficult to Yes, sir. vote for Varshatai Gaikwad, but let's see what happens. At the moment